Good morning, students. Today we will talk about the exercise 1.3. In exercise 1.3, question number 1 is we have given two functions. First function f, whose domain is 1, 3, 4 with elements, and codomain is 1, 2, and 5. And the g function is whose domain is 1, 2, 5 and codomain is 1, 3. And function f is with order pairs 1 2, 1 is making its image on 2, 3 on 5 and 4 on 1. G 1 on 3, 2 on 3 and 5 on 1. We have to write graph here. हमको यहाँ पे graph लिखना है. तो ग्राफ तो पहले से ग्राफ एग्जिस्ट करेगा. कैसे करेगा? f का कोडोमेन और g का डोमेन सेम है तो ग्राफ एग्जिस्ट करेगा. इसका कोडोमेन इसका डोमेन सेम एग्जिस्ट करेगा. तो अब जरा हम इसकी मैपिंग बना लें समझने के लिए. ये f है हमारा और ये g है. f में हमारे पास डोमेन में कौन से एलिमेंट है? 1 3 एंड 5 4. इसके कोडोमेन में 1 2 एंड 5. फिर यहाँ पे जी के कोडोमेन में 1 2 5 और डोमेन में जी के डोमेन में 1 2 5 और कोडोमेन में 1 3. एफ के डोमेन में 1 3 4 कोडोमेन में 1 2 5. जी के डोमेन में 1 2 5 और कोडोमेन में 1 3. अब मुझे देखना है अब ये लिखा क्या है. ये फंक्शन नहीं डिफाइन किया, इसने डायरेक्ट लिख दिया. किस फंक्शन जानते हैं? फंक्शन को दो तरह लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म. यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दिया. 1 ने अपनी इमेज कहाँ बनाई? 1 ने अपनी इमेज 2 पे बना दी. 3 ने अपनी इमेज 5 पे बना दी और 4 ने अपनी इमेज 1 पे बना दी. अब जी वाले पे है. जी में 1 में यहाँ 1 जी का डोमेन में 1 एलिमेंट है. 1 ने अपनी इमेज 3 पे बना दी. डोमेन में 1 ने अपनी इमेज 3 पे पास की. 2 ने अपनी इमेज 3 पे पास की और 5 ने अपनी इमेज 1 पे पास की. ग्राफ होता क्या है? ग्राफ ये सपोज ये हमारा था, इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें. तो ए बी सी. तो ग्राफ हमारा क्या होगा? ए बी सी होगा. ग्राफ का डोमेन क्या होगा? ये और ए सेट और को डोमेन क्या होगा? सी सेट. अब ग्राफ अगर हम लिखते हैं कैसे लिखेंगे? जी ऑफ है, ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा. अब इसका एक्स कहाँ से लिया जाएगा? इस ए सेट से लिया जाएगा. और ए सेट में कौन से एलिमेंट है? 1 3 एंड 4. तो मैंने क्या लिखा? जी F1 की वैल्यू मिलती F1 और F1 की इमेज कहाँ बन रही है? 2 पर. यहाँ पे 1 F1 की इमेज कहाँ बन रही है? F वाले फंक्शन में 1 अपनी इमेज 2 पे पास कर रहा है. इसकी वैल्यू क्या होगी? G2. ये क्या है? ये है F1. F1 ने अपनी इमेज कहाँ पास की? 2 पर. F3 ने अपनी इमेज कहाँ पास की? 5 पर. F4 ने अपनी इमेज कहाँ पास की? 1 पर. इसी तरह से G1 ने अपनी इमेज कहाँ पास की? 3 पर. G2 ने फिर इसने 3 पे पास किया और G5 ने अपनी इमेज कहाँ पास की? 5 पे 1 पे. तो देखो यहाँ F1 ने अपनी इमेज कहाँ पास की? 2 पर. इसकी हम क्या करते हैं? इसके 2. और G2 ने अपनी इमेज कहाँ पास की? 3 पर. इसको हम 3 करते हैं. इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट
इसका ए डोमेन का 3 है। अगर हम लिखते हैं जी F3 की इमेज क्या है, एफ वाले फंक्शन F3 की इमेज 5 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इतने पार्ट में 5 G5 और G5 की इमेज कहाँ पर है 1 पे, ये हो गया 1। इसी तरह से G और ये ए डोमेन में एलिमेंट और बाकी रहेगा 4। अब देखो 4 F4 की इमेज कहाँ पे, F4 की इमेज 1 पे, तो हो गया G1 और G1 की इमेज कहाँ पे 3 पे। अब अगर हम इसको ग्राफ के टर्म में लिखना चाहें तो अब डोमेन कहाँ से हो गया, डोमेन हमारा हो गया ए से, ए का एलिमेंट कौन सा है 1 और वो डोमेन कहाँ से आएगा सी में, सी का एलिमेंट कौन सा है 3। अगर हम ग्राफ के टर्म में से लिखना चाहें ऑर्डर पेयर के फॉर्म में तो 1 और 3 का ऑर्डर पेयर बन गया 1 3, एक्स के टर्म में वैल्यू कौन सी ले रहा है 1 और रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी रेंज 3। फिर मैंने 3 लिया, इसकी रेंज क्या है 5 3 5, फिर 4 लिया 3 आ गया, सॉरी 3 लिया तो 1 आई, यहाँ 3 लिया तो रेंज क्या आई 1 आई और 4 लिया तो 3 आई। ये हो गया ग्राफ का ऑर्डर पे 1 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पर, 1 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पर, 4 की इमेज 3 पर, 4 की इमेज 3 पर। इस तरह से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। F plus G इसके ऊपर लिखा है F, let F G and H be functions from R to R so that F plus G of H, F of H plus G of H, इसी का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है F मल्टीप्लाइड विद G of H इक्वल्स F of H एंड G of H। जैसा मैंने बात किया था कि कंपोजिशन, ये जो दो रिजल्ट हैं, ये पहला रिजल्ट क्या कहता है कि कंपोजिशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, दैट इज कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। सेकेंड, कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट और मल्टीप्लिकेशन। कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये दो रूल है एक तरीके से जो हमको प्रूव करते हैं कि कंपोजिशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और कंपोजिशन को मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो हम पहला तो फर्स्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड है क्या लिखा है F प्लस G ऑफ H
और मुझे पता है कि गॉफ लिखा होता था तो इसका आप ये ओ हटाने के लिए हम ऐसा लिखते थे, ये पता है, मुझे जानते हैं। यहाँ से अगर हम ये ऑफ हटाएंगे तो ये हो जाएगा एफ प्लस जी और ये हो जाएगा एच ऑफ एक्स। और अब ये क्या है, ये जो टर्म है इन दोनों से मल्टीप्लाई है, इससे मल्टीप्लाई है और इससे मल्टीप्लाई है। तो ये जो टर्म है इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो अगर इसके साथ यूज करेंगे तो हम लिखेंगे एच एफ एच ऑफ एक्स प्लस जी एच ऑफ एक्स। ये ऐसा लिखा है, इसको हम कैसा ऐसा था तो हम इसको इस तरह लिख सकते थे। अगर आप लगा था तो विदाउट आप लिख सकते थे, और ऐसा लिखा है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं आप के साथ। तो हम चाहे इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स हटा देते हो जाएगा एफ ऑफ एच, और यहाँ से भी एक्स हटा दें तो हो जाएगा जी ऑफ एच। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। इससे प्रूव हो गया कि कंपोजिशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। फिर इसका सेकंड वाला पार्ट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये एफ मल्टीप्लिकेशन विद जी ऑफ एच। फिर से वही रूल, मैंने इस ऑफ को हटाया तो जाएगा एफ जी और इसको लिखते हैं एच ऑफ एक्स। अब ये टर्म क्या है, ये जो फंक्शन है इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ एच ऑफ एक्स और जी एच ऑफ एक्स। फिर अब ये किस फॉर्म में आएगा, इस वाले फॉर्म में आएगा। मुझे कंपोजिशन ओ वाले फॉर्म में लिखना है। इसको हम चाहें तो एक्स हटाएंगे तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और ये जी ऑफ एक्स हो जाएगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है। और ये क्या बताती है कि कंपोजिशन को मल्टीप्लिकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ये एक तरह से रूल है कि हम जान सकते हैं कि कंपोजिशन पे क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन को मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कंपोजिशन में हमको कौन कौन सा रूल है, कंपोजिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, कंपोजिशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। कंपोजिशन में अगर दो फंक्शन 1 1 है तो कंपोजिशन 1 1 होगा, दो फंक्शन ऑन 2 है कंपोजिशन भी ऑन 2 होगा। फिर उसके बाद कंपोजिशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंपोजिशन को मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ये है कि फाइंड गॉफ एंड फॉल। F equals mod x and G x equals fx equals mod x and gx equals mod 5x minus 2। अब एक चीज लग रहा होगा कि इसमें तो बताया नहीं डोमेन को डोमेन, तो कैसे हम पता करेंगे कंपोजिशन एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे। वो ये कहता है मॉडुलस है, ये मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन कैसा होता था क्लास 11, मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता था वो ऐसा है, वो रियल नंबर होता था r टू r। तो f के लिए भी r टू r हो गया और g के लिए भी r टू r हो गया। ये अपने आप ही समझ लेना है, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, ये रियल फंक्शन होता है। रियल फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन सेटअप रियल नंबर होता है, डोमेन रेंज और कोडोमेन सेटअप रियल नंबर होता है। तो अब जैसे इसकी और इसकी बात करें, मुझे क्या देखना है, ये निकालना है और ये निकालना है। यहाँ पे ग्राफ भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि सारे डोमेन कोडोमेन सेम है दोनों के, तो इसलिए
ग्राफ भी एग्जिस्ट करेगा, पावर भी इसका 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 कोडोमेन, इसका डोमेन, इसका कोडोमेन, इसका डोमेन, बहुत सारे से। तो पहले हम ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स हमारा क्या है, ये इस वाले पार्ट को मैंने इससे रिप्लेस किया, ऐसा होगा। अब जी वाले फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन पे जाओ तो जी एक्स क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे एक्स होता था तो हम इसको ऐसा लिखते थे, 5x - 2 इन मॉड। तो x की जगह अगर हम मॉड लिखते तो क्या लिखेंगे, मॉड लगाया 5 और x की जगह क्या लिखते हैं, मॉड x - 2। ये क्या हो गया, अब इसमें कंडीशन हो सकती है कि मॉड x की वैल्यू लेस देन 0, नेगेटिव हो, लेस देन 0 होगी तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा। बहरहाल हम इसको इसी पे छोड़ दें। अब हम फॉर्म पे आए तो f ऑफ जी एक्स है, तो f और जी एक्स हमारा क्या है, ये 5x - 2 इन मॉड, ये मॉड के अंदर वैल्यू। अब जरा f वाले फंक्शन में जाए। f वाला फंक्शन ये कहता था कि कोई वैल्यू अगर हो x के साथ डोमेन में तो वो पूरी वैल्यू मॉड में चली जाती थी। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरी वैल्यू मॉड में फिर से चली जाएगी, ये ऑलरेडी मॉड में है। ये किसका काम कर रही है, x का काम कर रही है, और इसके साथ एक और मॉड आ गया। और डबल मॉड मीनिंगलेस होता है, इसलिए हम इसको एक ही मॉड में लिखेंगे। इसलिए ये हम देख सकते हैं कि ये और ये दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, क्योंकि यहाँ पे खाली x वेरिएबल के टर्म पे है, यहाँ x मॉड के टर्म है। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, इसलिए दोनों ग्राफ और फॉग यहाँ से इसको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से भी प्रूव है कि ये कॉमटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं इन 1 मार्क्स, समटाइम्स 2 मार्क्स, 1 मार्क्स में पूछे गए हैं। पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन बिफोर 2 ईयर्स नहीं आते थे। तो इसके बाद का जो टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, वो सिलेबस से बाहर निकाला जा चुका है बिफोर 2 ईयर्स। तो हम उस टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे, इसके बाद डायरेक्ट हम मिसलेनियस पढ़ाएंगे। f(x) 8x³ फिर लिखते हैं 2x³ gx x⁴1/3। अब यहाँ पर भी ये रियल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यही पॉलिनोमियल, ये क्यूब रूट का फंक्शन है। तो दोनों ही रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन में ये भी इसी कंडीशन को फॉलो करो, यहाँ भी ग्राफ और फॉग दोनों ही बन जाएगा। तो अब जरा देखा जाए, मुझे ग्राफ निकालना है, जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमारा क्या है, ये वैल्यू जी, इसकी यहाँ क्या लिखा 2x का होल क्यूब। अब जरा जी के ओरिजिनल फंक्शन पे है, यहाँ पे x था तो उसकी क्यूब रूट हो गई, यहाँ भी इतनी वैल्यू है, इसको क्या लिखेंगे 2x³ होल पावर 1/3। ये किसकी यहाँ पे आ गया, इतना पार्ट x की यहाँ पे आ गया, और 1/3 तो लगाना ही है, 1/3 लग गया इसमें। इतना ये x का काम कर रहा है, ये हो गया 2x 3 × 1/3 कैंसिल, ये हो गया 2x। अब जरा इसका f ऑफ g निकालें, तो f ऑफ gx f, अब जरा gx देखो, यहाँ पे gx हमारा है क्या, x⁴1/3। अब जरा f वाले फंक्शन पे चले जाए। f वाला फंक्शन क्या कहता है कि कोई भी x यहाँ पे वेरिएबल है तो कैसा आएगा, तो 2 के साथ 2x के टर्म में आएगा और उसका क्यूब बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ये वेरिएबल यहाँ लिखना है 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में और उसकी क्यूब चढ़ा देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x⁴1/3 एंड होल क्यूब।
एक्स यहाँ मैंने क्या लिख दिया, एक्स की पावर 1/3। अब ये पावर यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, 2 की क्यूब हो गई, और एक्स की पावर 1/3 होल क्यूब, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 8x। हम देख सकते हैं कि लॉग और भाग यहाँ पर बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। So tells us that if fx 4x plus 3 upon 6x minus 4, where x is not equal to 2/3, so that f of fx equals x for all x is not equal to 2/3, what is the inverse of the function? ये चीज प्रूव करनी है। वन फंक्शन इज डिफाइंड इन सच ए वे fx इक्वल्स 4x plus 3 upon 6x minus 4। देख सकते हैं कि किधर है, रेशनल फॉर्म का फंक्शन है, और रेशनल फॉर्म का फंक्शन डोमेन और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये पहला प्रूव करना है कि f ऑफ x, उसी फंक्शन का उसी फंक्शन पे कंपोजिशन लेके देखना है और प्रूव करना है कि वो x आएगा। और दूसरा क्या करना है कि उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये पहला प्रूव करना है और उसके बाद इनवर्स निकालना है। तो जरा देखा जाए इसका फर्स्ट पार्ट। पहला क्या करना है, f ऑफ f, x को x प्रूव करना है। ये प्रूव करने मतलब क्या है, आइडेंटिटी x है ix। अब याद रखो f ऑफ इसकी लेफ्ट हैंड साइड है एक्सिस, यहाँ पर कंपोजिशन में खाली x हटा कर लिख सकते हैं और x के साथ लिख सकते हैं। तो अभी ये हटाया, क्या जाएगा, f ऑफ fx हो गया। तो ये ऑफ हटा और ये इस फॉर्म में आ गया, इसका डोमेन बन गया डायरेक्ट। अब fx है क्या हमारा 4x plus 3 upon 6x minus 4। तो हमने fx यहाँ लिख दिया 4x plus 3 upon 6x minus 4। अब f वाले फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन पे चले, कैसे डिफाइन किया गया है, fx इक्वल्स 4x plus 3 upon 6x minus 4। x की यहाँ कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। तो जहाँ जहाँ भी x मुझे दिख रहा है उसको हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। क्लास 11 में किया है, ये हो जाएगा 4x यहाँ क्या लिख दिया, ये वैल्यू 4x plus 3 upon 6x minus 4 प्लस में 3 upon 6 into 4x plus 3 upon 6x minus 4 and minus 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4x plus 3 के साथ ये टर्म प्लस 3 6x minus 4 अपान में 6x minus 4, फिर 6 with 4x plus 3 minus 4 6x minus 4 अपान में 6x minus 4, ये और ये कैंसिल हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 4 16x प्लस 12 प्लस 18x और 3 into 4 minus 12, ये 24x और प्लस 18
-24x और प्लस में 16 4x प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4 और माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस 16। ये और ये कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गए। 16x प्लस 18x 34x and here 18 plus 16 is also 34. It is x here. So the first part is proved here, f of fx equals x, और दूसरे पार्ट में मुझे इसका इनवर्स निकालना है। Come on the second part. इन्वर्टिबल प्रूव करने के दो मेथड हमारे पास जानते हैं क्या क्या, 1-1 मेथड और कंपोजिशन मेथड। तो किसी क्वेश्चन को हम 1-1 से कर सकते हैं, किसी को कंपोजिशन से कर सकते हैं, जैसे चाहें। तो हम इसको सोल्यूशन एक मेथड को यूज कर लेंगे। मान लेते हैं 1-1 ही प्रूव करते हैं, इसका इन्वर्स निकालना है इसको। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1-1 प्रूव करना पड़ेगा। तो 1-1 x1 x2 लिखो, क्या हो जाएगा 4, यहाँ से रिप्लेस किया x1 प्लस 3 अपान 6x1 माइनस 4, फिर 4x2 प्लस 3 अपान 6x2 माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x1 x2 minus 16x2 plus 18x1 और माइनस 12। अब जैसे कि ये कैंसिल हो गया, 24x1 x2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, इधर हो गया माइनस 16x1 प्लस 18x2 इक्वल्स माइनस 16x2 प्लस 18x1। हमने क्या किया, इस टर्म को एक्स वाई टर्म को ट्रांसफर कर दिया, x2 को ट्रांसफर कर दिया, तो हो जाएगा 18x2 प्लस 16x2 34x2, और ये उधर गया तो ये 18 प्लस 16 34x1 x2 इक्वल्स x1 इक्वल्स टू x2, so it is 1-1 for onto onto के लिए क्या करते हैं, हम कोड नोमेनक्लेचर को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। इसको मैंने y ले दिया, y इक्वल्स 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, तो 6xy माइनस 4x इक्वल्स 4y प्लस 3। इन दोनों टर्म से x कॉमन कर लिया तो जब जाएगा 6y माइनस 4 इक्वल्स 4y प्लस 3, x इक्वल्स 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। और पहले से उसने लिख रखा है कि x की वैल्यू 2/3 के इक्वल नहीं है, तो x क्या है यहाँ पे, x सिंबॉलिक टर्म है, वो डोमेन और रेंज दोनों डोमेन और कोडोमेन दोनों की साइड डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे y लेंगे तो y वैल्यू 6y माइनस 4 कैन नॉट बी 0, तो y कैन नॉट बी 2/3,
y 2/3 नहीं होगी, y के कोडोमेन से 2/3 नहीं है, तो 2/3 को छोड़कर कुछ भी वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, x की कुछ ना कुछ वैल्यू रियल नंबर में मिलेगी। तो फॉर एवरी y बिलोंग टू r-2/3 there exists x belong to r-2/3, so it is onto function। तो हर कोडोमेन सेट के हर एलिमेंट के लिए हमको इमेज मिल जाएगी, प्री इमेज मिल जाएगी। तो ये onto हो गया, 1 1 onto दोनों हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो y के टर्म में लिखा गया है, y इन टर्म ऑफ x, वो हमारा क्या है, इमेज को या इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हो गया, f इनवर्स y इक्वल्स, सॉरी ये x के टर्म, y इन टर्म ऑफ x, ये f इनवर्स y इक्वल दैट इज x 4y प्लस 3/6y माइनस 4। ये क्या हो गया, हमारा इनवर्स हो गया। अगर 1 1 onto दोनों है तो जब y को y इन टर्म ऑफ x क्या, ये तो फंक्शन था, और इनवर्स जब लिखते हैं क्या लिखते हैं, x इन टर्म ऑफ y लिखते हैं। x के टर्म में वैल्यू क्या है हमारी, ये तभी बोल पाएंगे जब 1 1 onto हो चुका रहेगा तब। तो 1 1 onto हो गया तो x के टर्म में जो वैल्यू आई है वो हमारे इनवर्स फंक्शन की डिफिनीशन होगी। ये हमारा इनवर्स फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा, प्रूव होगा। तो ये पार्ट भी फाइंड आउट हो गया और पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट है और आपको ये बताना है कि किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, किसका नहीं करेगा। जैसे पहला पार्ट है 1 2 3 4 एंड 10, और इसको डिफाइन कर किया है 1 की इमेज 10 पर, 2 की इमेज 10 पर, 3 की इमेज 10 पर, 4 की इमेज 10 पर। अब ये पूछा जा रहा है कि क्या इस फंक्शन का, जो ये फंक्शन लिख रखा है हमने, इसका डोमेन ये है और को डोमेन ये है, तो क्या इसका इनवर्स हम बना सकते हैं। इनवर्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 और onto फंक्शन होना चाहिए। अब जरा देखो इस फंक्शन को, डोमेन क्या है 1 2 3 4 और को डोमेन सेट में खाली सिंगल एलिमेंट है 10, और सबने अपनी इमेज कहाँ बना ली, 10 पर। 1 ने अपनी इमेज 10 पर, 2 ने अपनी इमेज 10 पर, 3 ने 10 पर और 4 ने 10 पर। क्या है 1 1 दिख रहा है, नॉट 1 1, सो इट हैज नो इनवर्स। वन वन और onto कंपल्सरी है, तो 1 1 नहीं है इसलिए इनवर्स होने का कोई चांस नहीं है। फिर दूसरा इसका पार्ट जी पार्ट में लिखा हुआ है क्या लिखा है, लिखा है जी सच दैट 5 6 7 8 और इसकी रेंज कोडोमेन है 1 2 3 4 और इसका रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है हमने। 5 ने अपनी इमेज 4 पे बनाई है, 6 ने अपनी इमेज 3 पे बनाई है, 7 ने भी 4 पे बना ली है और 8 ने 2 पर बनाई है। अगर देखा जाए
5 6 7 8 डोमेन हो गया 1 2 3 4 4 डोमेन हो गया। 5 ने डोमेन सेट का 5 एलिमेंट अपनी इमेज कहाँ बना रहा है 4 पे, 5 ने अपनी इमेज 4 बना ली, 6 ने अपनी इमेज 3 पे बनाई, 7 ने 4 पे, 7 ने फिर 4 बना लिया और 8 ने 2 पे बना लिया। ये जी फंक्शन। अब जैसे इस फंक्शन की बात करें तो देखो होना क्या चाहिए 1 1 और 8 2 दोनों चाहिए। 1 1 मतलब कि हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बननी चाहिए और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 की इमेज 4 पे है और 7 की इमेज 4 पे, 5 की इमेज 4 पे, 7 की इमेज 4 पे, नॉट 1 1। और आंटू भी नहीं है, आंटू इसलिए नहीं है कि 1 ने कोडोमेन सेट का 1 अपनी प्री इमेज नहीं बना पा रहा है। जैसे 4 की प्री इमेज कौन सी होगी 2 होगी, 2 की प्री इमेज 8, 3 की प्री इमेज 6। तो यहाँ पर क्या है 1 ने अपनी प्री इमेज ही नहीं बनाई है, तो 1 एलिमेंट हमारा कोडोमेन सेट का छूट गया है, तो नॉट आंटू। 1 और आंटू दोनों नहीं है, सो इट हैज नो इनवर्स, इसका भी इनवर्स नहीं होगा। और थर्ड पार्ट इसका बात समझ आ रही है। ये 1 1 भी नहीं है, आंटू भी नहीं है, तो 1 1 आंटू दोनों ही होना चाहिए इनवर्स बनने के लिए, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं बनने का। जब तक कोई फंक्शन 1 1 आंटू दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक और इसका पार्ट H 2 3 4 5 एंड 7 9 11 13 और इसके ऑर्डर पे ऐसे लिखे हैं H 2 7 3 9 4 11 and 5 13। अब इसमें देखना है कि ये सॉल्व कर ये 1 1 इसका 1 1 आंटू है कि नहीं है, इसका इनवर्स बनता है कि नहीं बनता है। तो f H फंक्शन है, H फंक्शन रोमन सेट में 2 3 4 और 5, कोडोमेन सेट में 7 9 11 और 13। 2 ने अपनी में 7 पे पास की, 3 ने अपनी में 9 पे पास की, 4 ने अपनी में 11 पे पास कर लिया और 5 ने अपनी में 13 पे पास कर लिया। तो अब पहली चीज है 1 1 चेक किया जाए, 2 3 4 5 सबकी डिफरेंट इमेज है, कोई भी दो एलिमेंट सेम इमेज नहीं बना रहा, तो ये हो गया 1 1। और आंटू अब यहाँ पे चेक किया जाए 7 9 11 13 सबने अपनी प्री इमेज बना ली, कोई छूट नहीं रहा है, आंटू हो गया बहुत अनुमान आंटू दोनों हो गया। सो इट हैज इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स होगा, और इनवर्स होगा तो H इनवर्स लिखेंगे और इसका इनवर्स बताना बस क्या हो जाएगा, इसी के एलिमेंट आपस में 7 अपनी इमेज कहाँ बना लेगा 2 पर, 9 अपनी इमेज 3 पर, क्योंकि अब ये डोमेन का काम करेगा इनवर्स के लिए और ये कोडोमेन का काम करेगा 11 4 पर और 13 5 पर, ऐसा बन जाएगा H इनवर्स। थैंक यू। In next video we will talk about the remaining questions.